हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पढ़ लिया जाए। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ओके, द वेट ऑफ कैथोड इंक्रीज्ड बाय 3.2 ग्राम इन द एनोड। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्यूप्रिक क्लोराइड इन एक्वस मीडियम की इलेक्ट्रोलिसिस हमने करी। तो जब भी हम क्यूप्रिक क्लोराइड को जैसे ही हम लोग एक्वस मीडियम में डालेंगे, इट गेट डिसोसिएटेड इनटू Cu2 प्लस आयन यानी क्यूप्रिक आयन एज वेल एज 2 क्लोराइड आयन, ये हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मीडियम एक्वस है, मीन्स कि H2O भी आयनाइज हुआ होगा, उसको भी आयनाइज करो। H2O भी आयनाइज हुआ H प्लस एंड OH माइनस में। अब यहां पर एक बात समझ लो, यहां पे जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड हो रही है। यहां पे ध्यान समझिएगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग अपने न्यूमेरिकल में आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि जब भी कभी इस साल्ट के अंदर जो मेटल है और जो इलेक्ट्रोड की मेटल है वो सेम होगी, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड लिए हैं वो भी कॉपर का ही है। इलेक्ट्रोड भी किसका है? विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे जो साल्ट है उसमें भी जो मेटल है वो भी कॉपर है, सेम है। सेम होने का मतलब यहां पे हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस कंसीडर करेंगे। इसमें होता क्या है वो समझिए कि जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो तो अब हमें यहां पर एट एनोड और एट कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है और ये पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर रिडक्शन होता है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब एनोड पर भाई चूंकि पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी तरफ जो अप्रोच करेंगे वो एनायंस होंगे। एनायन हमारे पास क्लोराइड है और OH माइनस आयन है। इन दोनों में से कौन जाकर के एक्चुअली डिपॉजिट या लिबरेट होगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। वैसे ही कैथोड पर भी 2 कैटायन है, भाई 2 कैटायन है सॉल्यूशन में जो कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब इन दोनों में से कौन एक्चुअली डिपॉजिट हो पाएगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो अब मेरा अगला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो उस कंडीशन में इस मेटल यानी कि जो भी मेटल कॉमन है उसको छोड़ करके बाकी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये भी पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करेगा? कॉपर। मींस कैथोड पर Cu2 प्लस आयन का रिडक्शन भी होगा और एनोड पर Cu जा करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2 प्लस आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी कि कॉपर का ही रिडक्शन होना है और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना है। बाकी के तीनों आयनों से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। अब यहां पे देखो, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu सॉलिड, कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। और यहां पर क्या होगा? एनोड पर Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu प्लस 2, ये चले गए सॉल्यूशन में। इसी का वेट हमसे पूछा गया है। तो क्लियर? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि यहां पर इसने कहा है कैथोड का जो वेट है वो इंक्रीज हुआ है बाई 3.2 ग्राम। तो यहां पर ये डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिटेड कॉपर कितना है? 3.2 ग्राम। तो मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ये हम लोग निकाल लें। वेट अपॉन इसका एटॉमिक वेट 64 ले लो यहां पर, तो 64 ले लोगे तो ये आ जाएगा 0.05 मोल। तो 0.05 मोल यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट हुए हैं। तो इतने ही मोल कॉपर के
कॉपर के Cu2 प्लस आयन में कन्वर्ट होंगे और सॉल्यूशन में चले जाएंगे। मींस ये मोल और ये मोल सेम ही तो होंगे, 0.05 मोल्स। और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। देखो 0.05 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन विल गो इनटू द सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12, इसको पढ़ लिया जाए। प्रॉब्लम नंबर 12 हम लोग पढ़ लेते हैं। है क्या? द करंट रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 10 सेकेंड्स विल बी। ओके, करंट। चलिए, हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फैराडेज फर्स्ट लॉ की ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पे हमको। m बराबर z इंटू आई इंटू टी, एम इक्वल्स टू E अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। एम की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.1 ग्राम, रख दो। इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग इसको 1 की तरह 1 ही ले लेते हैं, ठीक। F की वैल्यू सबको पता है 96500 कूलम इंटू हमसे पूछा गया है I और T दिया है 10 सेकेंड, I और ये 10, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया 0.1 इंटू 96500, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 13, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम, पता है सबको। हाउ many electrons per second pass through a cross section of a copper wire carrying इतना एम्पियर। ओके, यहां पे देखो एक फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज passed upon charge carried by 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, टोटल चार्ज अगर हम निकाल लें और एक इलेक्ट्रॉन जितना भी चार्ज कैरी कर रहा है उससे डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है तो Q, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये Q हो गया। अब Q की जगह पर यहाँ पे I इंटू टी लिख लो सीधे सीधे, अपॉन एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर रहा है। अब I की वैल्यू देखो क्या, यहाँ पर 10⁻⁻16 है, -16 इंटू टाइम कितना है, टाइम 1 सेकेंड है। देखिए यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है, यानी कि टाइम को हमें 1 लेना होगा, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या आ गया 1000 अपॉन 1.6, तो ये अपना आंसर 625, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन बन गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर्टीन्थ, 96500 coulombs deposit 107.9 gram of silver from its solution. If E equals to इतना coulomb, calculate the number of electrons per mole of electrons. ओके, अब यहाँ पर देखो एट कैथोड पर ही रिएक्शन होगी सिल्वर की, Ag प्लस
plus electron gives out Ag solid. Atomic weight of Ag होता तो 108 है, लेकिन क्वेश्चन में देखो कुछ इसने 107.9 वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग भी एटॉमिक वेट 107.9 ही कंसीडर करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने ये ले लिया, और जो एक्चुअल में होता है कितना 108 होता है। चलिए अब यहाँ पर देखो 1 मोल आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये इसका चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यही इसका एटॉमिक वेट भी डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है, Ag का n फैक्टर 1 है, तो जो भी एटॉमिक वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट भी बन जाता है। अब यहाँ देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक वेट है इतना 107.9, तो इतना डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सभी जानते हो 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, यानी कि जो सी ऑप्शन हमारा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15 पे आ गए हम लोग। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग फॉर 5 आवर्स थ्रू ए molten tin salt deposits इतना ग्राम ऑफ टिन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इन द साल्ट इज ओके। अब यहाँ पर देखिए फिर से फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल होने वाला है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसीलिए हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फार्मूले पहले ही पढ़ लिए हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, m इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, एम इक्वल्स टू E अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। m, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो m की वैल्यू 22.2 है, इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेंगे, f की वैल्यू 96500 कांस्टेंट होती है, I और T 2 एम्पियर और 5 आर, आर को हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। इक्विवेलेंट वेट क्या निकल आएगा वो हम लोग निकाल लें जरा। $59.5 ओके। अच्छा, एटॉमिक वेट ये हमको पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें याद भी होना चाहिए। एटॉमिक वेट ऑफ 10, ठीक है, ये वैल्यू है 118.71, 1.994। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट ये क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें याद भी होना चाहिए 118.71 ये एटॉमिक वेट होता है टिन का। अब एटॉमिक वेट ये पता ही है, इक्विवेलेंट वेट पता है। अब यहाँ फार्मूला देखो क्या होगा, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन, एन यहाँ पर क्या है, वैलेंसी या चार्ज कुछ भी ले लो, तो n इक्वल्स टू ए अपॉन ई तुमने रखा, तो a की वैल्यू 118.71 अपॉन 59.5 और ये वैल्यू 2 के आसपास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। Next question, question number 16. The cost at 5 पैसे per kilowatt
आर ऑफ ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर 8 आवर्स विच टेक्स 15 एम्पियर एट 110 वोल्ट इज। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कहा है इसने कि अगर ये कॉस्ट है 5 पैसे कॉस्ट है 1 किलोवाट एनर्जी की, यानी लाइट एनर्जी की 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो 5 पैसे है, 5 पैसे है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो ऑपरेट हो रहा है 8 घंटे से और जिसने इतनी करंट और इतना वोल्टेज कंज्यूम किया हुआ है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, हम लोग को निकालना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे भाई? पर किलोवाट आवर के लिए जो चार्ज है वो 5 पैसा है, वो यहाँ पे हम लोग रख लें 5 पैसे पर किलोवाट आवर। अगर हम यहाँ पर टोटल किलोवाट आवर निकाल लें, टोटल KWH निकाल लें, तो KWH और KWH कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस्ट हमको मिल जाएगी। अब किलोवाट आवर निकालना है हमको, तो अब ध्यान से समझो, 5 इंटू करंट कितना दे रखा है, अच्छा ये आर जो आर्स हैं वो दिए हुए हैं 8 आर रखो, ये आर हो गए। अब वॉट निकालो, वॉट का फार्मूला क्या, ये जो भी एम्पियर करंट है और वोल्टेज है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वॉट निकल आएगा। तो ये एक फार्मूला याद रखो, I इंटू वी, ठीक है। वॉटेज अगर आपको निकालनी है तो करंट इंटू जो भी वोल्टेज होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आएगा। यहाँ पर करंट दे रखा है 15 एम्पियर इंटू 110, तो ये तो वॉट निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पैसा दिया हुआ है 5 पैसे, वो पर किलोवाट आवर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉट को 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोवाट में हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर निकाला जाए, कैलकुलेट कर लिया जाए। $66 पैसे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन होगा हमारी बुक्स में वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 1 Faraday of current was passed through the electrolytic cells placed in series containing solutions of Ag+, Ni2+, and Cr3+ respectively. The amounts of silver, nickel and chromium deposited will be okay। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को इन तीनों ही एलिमेंट के एटॉमिक वेट गिवन है। मैंने जब आपको जो इससे पिछले वाला जो वीडियो है, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे और मैंने कहा था कि ये पॉइंट्स जो समझ लेगा उससे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए अपने इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, उसको देखिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने पहले से ही समझा रखी हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करना है ऐसे एट कैथोड, यहाँ पर देखो 1 फैराडे पास किया गया है, ठीक है। तो Ag प्लस इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए कि यह न्यूट्रलाइज हो जाए, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। सिमिलरली एट कैथोड, दूसरी कैथोड पर ही रिएक्शन होंगी, ठीक है। दूसरी कोई सेल है उसमें देखो निकिल ले रखा है Ni2+, Ni को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए कि ये Ni सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, भाई ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली थर्ड दिया है क्रोमियम,
क्रोमियम के ऊपर है +3 चार्ज, तो +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्रोमियम सॉलिड, क्रोमियम सॉलिड। क्लियर। अब यहाँ पर जो जो एक नोट हम लोगों ने समझा था उसको जरा सा एक बार फिर से यहाँ पे देख लो। 1 मोल आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 ग्राम एटम, ये सेम है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम, और ये 1 ग्राम एटम का मतलब एटॉमिक वेट। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट तो वही 108 ग्राम है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि 1 फैराडे जब हमने पास किया है तो कितना वेट सिल्वर का डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम। ठीक है, तो पहला ये 108 ग्राम ये तो निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निकल के लिए देखो यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 फैराडे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2 फैराडे इक्वल्स टू इसका एटॉमिक वेट निकिल का दे रखा है 59। तो 1 फैराडे चूंकि पास किया गया है तो ये कितना आ गया, 29.5 ग्राम। क्लियर, यानी कि ये भी आंसर निकल आया। अब क्रोमियम को देख लो। क्रोमियम में यहाँ पे 3 फैराडे इक्वल्स टू 50, कितना है क्रोमियम का दे रखा है एटॉमिक वेट 52। ठीक है, तो 1 फैराडे 52 डिवाइड बाई 3, ये 17.4 ग्राम आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट बीच बीच में आप लोग लेते रहा कीजिए। ठीक है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रोलिटिकली 1/4 ऑफ Ag फ्रॉम 0.2 लीटर ऑफ 0.1 m AgNO3 solution बाई ए करेंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज। ओके, टाइम रिक्वायर्ड। अब यहां पर देखो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मोल्स निकल सकते हैं, मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.1 और ये है 0.2, तो ये वैल्यू आ गई 0.02, इतने मोल्स आ गए। क्लियर। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रोलिटिकली 1/4 ऑफ Ag मीन्स 1/4 ऑफ Ag फ्रॉम इतना सॉल्यूशन बाय ए करंट इतना। ठीक है, रिमूव्ड मोल्स ऑफ Ag इक्वल टू 1/4, इसने कहा 1/4 ऑफ 0.02, तो ये क्या आ गया 0.005, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, इतने मोल्स आ गए, मोल्स निकल आए। अब यहाँ पर वेट भी निकाल सकते हो, वेट भी निकाल सकते हो, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट जो भी है, तो वेट इक्वल्स टू मोल इंटू एटॉमिक वेट 0.005 इंटू 108, ये कितना आ गया 0.005 इंटू 108, ये आ गया 0.54 ग्राम। अब यहाँ पे फिर से फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, M इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, M इक्वल्स टू E अपॉन F इंटू आई इंटू टी। हमसे टाइम पूछा गया, ठीक है, हमसे टाइम पूछा गया, तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज़ पुट करो, सारी वैल्यूज़ पुट कर दिए जाएं। तो यहाँ पर M की वैल्यू कितनी 0.54 ग्राम इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 108 होता है सिल्वर का 96500 कांस्टेंट वैल्यू, और I की वैल्यू दे रखी है इसने 0.1 एम्पियर, 0.1 इंटू टी,
टी, यहाँ पे जो टी निकलेगा वो निकलेगा सेकेंड्स में, इसको हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। तो चलिए 0.54 इंटू 965 4825 सेकेंड्स और 4825 अपॉन 60 मिनट 80.4 80 मिनट 80 मिनट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अगर हम IIT एडवांस के लिए सीरियस हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें ढंग से आनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा समय ना जाए। अच्छी से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, ओके, 9.72 liters and 2.35 liters of hydrogen and oxygen were liberated. Number of equivalent of per sulfuric acid यानी H2S2O8 produced is, इक्वेशन है 2H2SO4 gives out H2S2O8 और प्लस H2। ये हमारी रिएक्शन नंबर 1 है। एक और रिएक्शन भी दे रखी है, वो दे रखी है 2H2O gives out O2 प्लस 2H2। ये है रिएक्शन नंबर 2। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है 9.72 लीटर्स एंड, यानी जो हाइड्रोजन है वो 9.72 लीटर लिबरेट हो रही है और जो ऑक्सीजन है वो 2.35 लीटर्स लिबरेट हो रही है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम दे रखा है 2.35 लीटर, ये 2.35 लीटर। अब यहाँ पे इन दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, इसका 1 है तो 1 है तो 2.35 है। हाइड्रोजन का इसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो डबल हो जाएगा, 2.35 इंटू 2, यह आ गया 4.70। क्लियर? अच्छा, टोटल सिंस टोटल हाइड्रोजन रिलीज्ड इक्वल्स टू 9.72 liters. So, volume of hydrogen released in reaction 1। तो यहाँ पर क्या करें, इस टोटल हाइड्रोजन में से इस हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन लिबरेट हुई होगी, निकल आएगी। तो 9.72 ये टोटल हाइड्रोजन है माइनस 4.70 कितना आ गया 20.5, इतना लीटर आ गया। क्लियर? इतना लीटर आ गया। अब अपने को निकालने हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। ठीक है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम पहले हम लोग यहाँ पे समझ लें, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या है। जैसे इक्विवेलेंट वेट होता है वैसे ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी होता है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ गैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम देखिए कैसे निकाला जाता है, उसको ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम 3 एलिमेंट रेफरेंस एलिमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। वो हैं क्या क्या?
वो है 1 ग्राम ऑफ H हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये हम लोग लेते हैं। क्लियर? मतलब किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे, वो वेट उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। सिमिलरली किसी एलिमेंट का वो वेट जो कि किसी रिएक्शन से 1 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट कर दे या 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट कर दे या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन को लिबरेट कर दे, वो वेट भी उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आपको पता है, सभी को पता है, एट एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। और 1 मोल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल का मतलब है, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 2 रख दो। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम H इक्वल्स टू 22.4 लीटर। अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का हम लोग 1 लेते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड बात हो गई कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है H2 का वो 2 होता है, और मॉलिक्यूलर वेट या मोल 1 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर वॉल्यूम। इसलिए इक्विवेलेंट वेट इसका 1 ग्राम था, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इसी के हेल्प से निकलेगा। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम H इक्वल्स टू 22.4 अपॉन 2, ये आ गया 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये देखो जो 11.2 है ये एक्चुअली इक्विवेलेंट वॉल्यूम है किसका? हाइड्रोजन का। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन का निकालना चाहें तो क्लोरीन के लिए मैं अब यहां पे लिखूंगा नहीं, आप लोग समझ लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अब मैं निकाल रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। चलिए सबसे पहले चलिए क्लोरीन के पहले निकालते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 71 ग्राम क्लोरीन, Cl2 का मतलब 35.5 इंटू 2 यानी 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एनटीपी। सो यहां पे इक्विवेलेंट वेट कितना है? 35.5 है। तो 35.5 के लिए भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। वो उसका आंसर भी तो 11.2 लीटर ही आएगा। यानी कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम, दोनों का 11.2 लीटर ही होता है। ओके अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा रब कर दूं, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम हम लोगों ने समझ ही लिया है, तो क्यों ना इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन का भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो क्लोरीन और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों की वैल्यू 11.2 ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा, हर बार हर क्वेश्चन में ये निकालने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए हर बच्चे को कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर लिया जाएगा। अब यहां पे ऑक्सीजन के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। वो क्या होगी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अब यहां देखो ऑक्सीजन के लिए 8 ग्राम लिया जाता है, यहां रखो 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये कितना आ जाएगा? 22.4 अपॉन 32 इंटू 8 मीन्स
6 लीटर, ये आ गया इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, लर्न इट, मैं ये सब लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद ही रखना है, ये भी और ये भी, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, लर्न इट। क्लियर, बहुत काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब रब कर दूं मैं। तो अब यहां पर हम लोगों से पूछा गया है कि ये मार्शल एसिड है, ठीक है, मार्शल एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट पर सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमसे पूछे गए। तो बच्चों यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के भी होंगे। तो हाइड्रोजन का तो हमको वॉल्यूम पता है, इसलिए हम लोग क्या हाइड्रोजन का भाई ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन, देखो ये फार्मूला मैंने लिखवाया था, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। एक बड़ा सा रिलेशन पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है, एक लाइन में दिया हुआ है, मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें हैं। देखो इसका इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना निकला था याद करो, वॉल्यूम निकला था 5.02, ठीक है, 5.02, और हाइड्रोजन का 11.2 होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। याद करने के लिए मैंने आपसे कहा था, आपको याद भी हो गया होगा। चलिए वैल्यू हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड कर ली जाए। 5.02 डिवाइडेड बाई 11.2, यह आ गया 0.448, ठीक। और जितने भाई H2SO8 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है और H2 का भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके भी होंगे। स्टोकियोमेट्रिक तो डिपेंड करती है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO8 इक्वल्स टू, ये रिलेशन है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 और ये आंसर है 0.448, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर, यानी कि अपना जो ए ऑप्शन होगा बुक का वो करेक्ट ऑप्शन है। 19th प्रॉब्लम हो गई। अब नेक्स्ट 20th प्रॉब्लम पे हम लोग आ गए, प्रॉब्लम नंबर 20 पर जल्दी से देख लिया जाए। प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है? In the electrolysis of H2O, 11.2 liters of hydrogen was liberated at cathode at NTP. How many oxygen will be liberated at anode under the same condition? तो डायरेक्ट हो जाएगा। अभी जो हम लोगों ने समझा था इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहाँ पे देखो 11.2 लीटर ऑफ H2 was लिबरेटेड, यानी कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिबरेट हुआ है, तो ऑक्सीजन का भी तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही लिबरेट होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, 11.2 अपॉन 11.2 मीन्स कि 1 आ गया। अब हमको पता है मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 और ये वैल्यू है 1। क्लियर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये वैल्यू 1 है, 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6, तो वॉल्यूम कितना आ गया 5.6 लीटर्स, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम थी है ना, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम चल रही हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।